हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन। चलो भाई जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कितने लोग फाइनली लाइव हैं। जरा भाई दिखा दो एक बार। तो भाई क्या हाल चाल है फाइटर पायलट्स? ऑल गुड? चलो पूजा चेतना, चलो सभी लोग आ चुके हैं। वेरी गुड। आज की क्लास हमारी होगी मुगल एरा के बारे में। सब लोग तैयार? मुगल एरा का पार्ट 1। चलो स्नेहा, खुशी यादव, अर्शी, शुभम, सभी लोग आ चुके हैं। आयुष, माया, स्नेहा, प्रताप कुमार, शीतल, चलो हर्ष। जय हिंद एवरीवन। फाइनली आज की क्लास के बारे में जरा बात करते हैं। अभी तक हम लोग अगर बात करें दिल्ली सल्तनत हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। फाइनली आज चलेगा हमारा मुगल एरा। मुगल एरा में अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की क्लास में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग एटलीस्ट आज की क्लास में मुगल एरा में बात शुरू करेंगे बाबर से, एंड बाबर से लेकर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहांगीर तक हम लोग चीजें कवर कर लें। तो बाकी देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंचेंगे। वैसे तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमको पढ़ना है, बट स्टिल आज की क्लास में जहां तक हम लोग पढ़ पाएंगे हम लोग वहां तक की कोशिश करेंगे। बाकी आपको पता चल ही जाएगा। उदित्य सिंह, आयुषी, यशिका, चलो बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताओ, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन लगाकर देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ रही हैं प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो? बस मुझे इतना बता दो ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि तुम लोग कुछ कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत बुरी बात है। प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपर, PYQ देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो? ऑलरेडी तुम्हारे पास एक DPP आता होगा, DPP सॉल्व कर रहे हो? कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं DPP से, देख रहे हो? कोई बात नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, सेमेस्टर एग्जाम समझ में आती है बात सेमेस्टर एग्जाम की, बट स्टिल बाकी जो टाइम है उसे यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बताओ बस मुझे। चलो बहुत बढ़िया। और बाकी सब लोग सो रहे हो क्या? अरे बताओ तो सही। चलो फाइनली आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे। सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें, अभी तक जब आप पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना, तो दिल्ली सल्तनत में आप लोगों को देखने को मिलता था एक पोस्ट जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। और अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मुगल एरा के बारे में। तो मुगल एरा में आपको सुल्तान जैसा कोई पोस्ट मिलता, आपको यहां पे मिलता है एक पोस्ट, क्या है नाम है उसका? बादशाह। एक्चुअल में जो पोस्ट थी उस पोस्ट का नाम था पादशाह। एक्चुअल नाम क्या था? पादशाह। प्रोनाउंसिएशन की वजह से इंडिया में इसको क्या बोला जाने लगा? बादशाह बोला जाने लगा। अब जैसे इंडिया में पहले लोग बोलते थे सर रमजान, फिर आज के टाइम पर एक नया सो कॉल्ड वोकिज्म हमारे सर पे चढ़ गया है,
हम लोगों ने रमजान को रमादान बोलना शुरू कर दिया। नहीं सर, रमादान जो वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो अरब कंट्रीज में चलता है। इंडिया में प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो शब्द है वो रमजान ही सही है। हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम अपने प्रोनाउंसिएशन को खराब कर रहे हैं। इसका एक बहुत सीधा सादा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सीधा सादा सा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा हिंदी का जिसको हम लोग कहते हैं अवतार, इंग्लिश में लिखते हैं अवतार। अनफॉर्चुनेटली वी आर द इंडियंस, हम लोग अपने ही हिंदी के शब्दों की ऐसी तैसी करने पर तुले हुए हैं। अंग्रेज अवतार को अवतार नहीं बोल पाते, दे आर प्रोनाउंसिंग एवाटार। और हम इतने बेवकूफ, इतने नीचे गिर चुके हैं कि अंग्रेजों को कॉपी करने के चक्कर में हम हर जगह वीडियोस में हर जगह जाकर बोल रहे हैं हैव यू वॉच अ एवाटार मूवी। एवाटार नहीं है, वो अवतार है, अवतार ही बोलो। समझ में आई बात? तो वो चीज सेम यहां पर भी है। पादशाह जो शब्द था वो एक्चुअल में अरब जो रीजन थे वहां पर बोला जाता था, बट इंडिया में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? बादशाह है। तो ये चीज का ध्यान रखना, बट आपको पता दोनों चीजों का होना चाहिए। सेकंड थिंग, सुल्तान जो पोस्ट है, अगर इस पोस्ट को लेकर बात करें तो सुल्तान जो पोस्ट थी ये एक्चुअल में दी जाती थी किसके द्वारा? पोस्ट गिवन बाय खलीफा। पोस्ट गिवन बाय खलीफा, पोस्ट गिवन बाय खलीफा। और यहां पे अगर हम लोग बादशाह बोलते हैं तो ये क्या है? एक तरह से यहां पर अगर पोस्ट दी जा रही है किसी पर्सन के द्वारा तो इसका मतलब आदमी क्या है? इस पर्सन के कंट्रोल में काम करेगा। बट अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट पोस्ट है। कैसी पोस्ट है? एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है। क्लियर? बात समझ में आई? हाँ या ना? बात समझ में आई परफेक्टली? अब कोई तुमसे पूछे तो तुम बता पाओगे कि यहां पर पोस्ट में फर्क क्या है और यहां पर पोस्ट में फर्क क्या है? ये लोग क्या है? खलीफा के कंट्रोल में रूल कर रहे हैं, और ये लोग कौन है? जो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं। क्लियर है? अरे कोई बात नहीं, नोट्स के लिए पीडीएफ तुम्हारे पास आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डीपीपी को थोड़ा सा टफ क्यों रखा जाता है उसके पीछे रीजन है कि एग्जाम में कभी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो तुम संभाल पाओ। देखो डीपीपी में जो पूछा जा रहा है ऐसा नहीं कि वो बाहर पूछा जा रहा है, पूछा वही जा रहा है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूछा वही जा रहा है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। फर्क क्या पड़ता है केवल पता है? फर्क ये पड़ जाता है जब क्वेश्चन फॉर्मेट में तुम लोगों से पूछा जाता है तब, जब क्वेश्चन फॉर्मेट में तुम लोगों से पूछा जाता है तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो चीज मैटर करती है। क्लियर है? चलो, तो फाइनली यहां पे सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मुगल एरा। इनिशियल मुगल एरा की जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर हम लोग बात करें तो दो डायनेस्टीज के आपस में मिलने से बनती है। एक कौन? मंगोल एम्पायर चंगेज खान की ब्रांच से, और दूसरा तैमूर लंग की ब्रांच से। ठीक है, तो तुर्की और मंगोल ब्रांच के आपस में मिलने से क्या होती है? एक नई ब्रीड सामने आई। उस ब्रीड का नाम क्या था? मुगल। उस ब्रीड का नाम क्या था? मुगल। तो ये क्या था? एक न्यू ब्रीड थी, है ना? क्या एक न्यू ब्रीड थी ये? किसके मिलने से बनी थी? दो प्रजातियों के मिलने से बनी। क्लियर? सिंपल आसान भाषा में समझते हैं। फाइनली सबसे पहले बाबर इस ब्रीड में पैदा होने वाला पहला व्यक्ति था। पहला व्यक्ति था, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा आगे क्यों कह रहा हूं। तो सीधा सिंपल सा रीजन ये है, बाबर ने ही, मतलब बाबर के बारे में बात करें तो इसके जो फादर और इसकी जो मदर हैं उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बात करते हैं? तो जो मुगल चंगेज खान, सॉरी मंगोल चंगेज खान था, इसकी फैमिली से आती थी एक महिला जिसका नाम था कुतलुग निगार खान। क्या नाम था?
क्या नाम है, कुतलुग निगार खान, और वहीं पर तैमूर लंग है। इस तैमूर लंग के एम्पायर से कौन आता था, एक पर्सन आता था जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम है, उमर शेख मिर्जा। फाइनली इन दोनों के मिलने से क्या बना, बाबर बना। ठीक है, कौन बना, बाबर बना। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई कैसे आया बाबर यहां पे हमारे सामने। क्लियर है, बहुत आसान भाषा में। फाइनली 1526 में एक लड़ाई होती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। इसी पानीपत में किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, और दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था। ये एम्पायर औरंगजेब के टाइम पर क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है 1707 में। कब, 1707 में। एंड लास्ट इस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857, जहां पे हमको पता चलता है किसके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में। किसके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में। क्लियर है। फाइनली सबसे पहले आया बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद आता है हुमायूं 1530 से लेकर 56 तक। फिर आता है यहाँ पर कौन, अकबर। अकबर के बाद आता है कौन, जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। एंड औरंगजेब के बाद इसका डिक्लाइन होता है। क्यों होता है, बाबर ठीक है जैसी भी पॉलिसी थी वो एक अलग बात है, बट बहुत छोटा टाइम पीरियड था, इसलिए कोई खास इंपैक्ट डाल नहीं पाता। हुमायूं लड़खड़ाता हुआ रहता है, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। दो टाइम फेज में क्या है, टाइम पीरियड डिवाइड है, कितने, 2 फेज में, तो इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डाल नहीं पाया। बचा कौन, अकबर। अकबर के बारे में बात करें तो इसका एक काफी लंबा टेन्योर था, बट इसको समझ में आता है कि यार अगर मुझे रूल करना है तो मुझे सबको मिलाकर रूल करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर रूल करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। इसी में ही जहांगीर भी शामिल होता है, इसी में ही शाहजहां शामिल होता है। तो इनकी पॉलिसीज काफी हद तक क्या थी, लिबरल पॉलिसी थी। इन्हीं की लिबरल पॉलिसी की वजह से ये एम्पायर आगे तक चल पाया। पर जैसे ही यहाँ पे औरंगजेब आता है, औरंगजेब क्या करता है, तुष्टीकरण शुरू करता है ना। हिंदू मुस्लिम एक तरह से देखा जाए तो तोड़ना शुरू करता है, अपनी डोमिनेट करने की कोशिश करता है। जैसे ही डोमिनेट करता है तुरंत ही क्या होता है, इसका एम्पायर कंप्लीटली बिखर जाता है। तो ये पूरी की पूरी एक छोटा सा मैंने आपको क्या दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दी है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में, 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे, वैसे तो इसकी खुद की किताब है जिसका नाम है तुजुक बाबरी, और ये बुक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी और आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी बनी। क्यों बनी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि इसके नाम पर कंट्रोवर्सी होती है भाई, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, होती है कंट्रोवर्सी, क्योंकि इसने हर चीज़ लिखी है। ये एक्चुअल में उस समय पर अपनी किताब नहीं लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ डायरी। जैसे आज के टाइम पर आप लोग अपनी डेली डायरी मेंटेन करते हो कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें बताई, हर चीज़ लिखते हो आप। अगर अपनी डायरी लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं ये बताओगे कि भाई मैंने इस टाइम ड्यूरेशन में एफकेट की तैयारी की, ठीक है, मुझे ये 4 टीचर पढ़ा रहे थे, इन टीचरों ने ये पढ़ाया, इन टीचरों ने ये पढ़ाया, इनके पढ़ाने से ये इम्पैक्ट पड़ा, इनके पढ़ाने से ये इम्पैक्ट पड़ा, ये सब सीखा, एग्जाम क्लियर किया, ये किया वो किया, सब बताओगे, सारी बातें लिखोगे। तो तुजुक बाबरी जो किताब थी एक्चुअल में अपनी डेली लाइफ लिख रहा था इसमें, और यही रीजन था कि इस किताब की वजह से ही आज के टाइम पर बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, डिकोड हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, इसी किताब की वजह से। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे चलकर ये किस भाषा में लिखी गई, सबसे पहले तुर्की भाषा में लिखी। तुर्की में भी जो रिटन स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी, चगताई तुर्क। कौन सी, चगताई तुर्क। कौन सी, चगताई तुर्क भाषा। अगर हम लोग मॉस्क को लेकर बात करें तो इसके टाइम ड्यूरेशन में 3 मॉस्क स्टैब्लिश की गई। कौन कौन सी 3 मॉस्क स्टैब्लिश की गई, सबसे पहले पानीपत, दूसरी संभल और तीसरी बाबरी। बाबरी, अब देखो पानीपत, जब पानीपत का युद्ध जीता था तब इसने स्थापित की थी। दूसरी थी संभल। संभल और बाबरी जो मस्जिद थी, इन दोनों को स्टैब्लिश करने के पीछे एक प्रॉपर इंटेंशन थी। पहला, बाबरी राम मंदिर की जगह पर की गई थी,
किसकी जगह पर की गई थी? राम मंदिर की जगह पर की गई थी। अब यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था कि ये बताना चाहता था देखो तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण जो देवता हैं अगर उनका मंदिर मैंने तोड़ दिया तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, है ना। संभल क्यों इसने एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी? तो यहाँ पर जो एस्टेब्लिश की थी कल की मंदिर की जगह पर की थी। किसकी? कल की मंदिर। किसकी जगह पर? कल की मंदिर की जगह पर। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले टाइम पर जो अंतिम अवतार है भगवान विष्णु का वो कौन सा है? कल की अवतार होगा। कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार होगा। और उसी को लेकर इसने क्या किया कि ठीक है तुम्हारा आने वाला अवतार है, लो मैं इसका मंदिर भी तोड़ देता हूँ, देखता हूँ कौन अवतार लेता है। तो जानबूझ के इसने क्या किया था? इंटेंशनली ऐसा किया था। तो ये चीज ध्यान रखना, संभल और बाबरी। फाइनली यहां पर एक चीज और भी पता होनी चाहिए, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था? इन्होंने इस बुक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। किस नाम से? बाबरनामा के नाम से। किस नाम से? बाबरनामा के नाम से। किसकी टाइम पीरियड पे? किस टाइम पीरियड पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अब्दुल रहीम खान खाना किसके टाइम पीरियड पे थे? अकबर के टाइम पीरियड पे थे। तो ये चीजें बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाबर की सबसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से आती है। बाबर आया किस जगह से आता? द प्लेस इज फरगना। कहां से आया था? फरगना से भागकर इंडिया आया था, पहली बात। दूसरी बात, इसकी मदर का नाम क्या था? मदर का नाम क्या था? मैं वैसे बता चुका हूं, कुतलुग निगार खान। और फादर उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। फादर कौन है? उमर शेख मिर्जा। क्या? अरे यार तुम भी क्यों, क्या हो गया? अब मना कर दें? अच्छा, और बोतल अगर आ गई सामने फिर? क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ पे? तो फाइनली यहाँ पे आता है क्या? पानी पिया। अब पानी पिया क्या? ये शॉर्टकट है, इसी शॉर्टकट में मैं तो बता रहा हूँ। सबसे पहले लड़ाई हुई थी कब? 1526 में। कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत। भाई पानीपत की लड़ाई में अब सीधी सिंपल सी बात यह है, पानीपत की लड़ाई में किससे हुई थी? इब्राहिम लोधी से। किससे हुई थी? इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी के बाद अगर हम लोग यहां पे बात करें तो इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? किसका इस्तेमाल किया था? आर्टिलरी गन का यूज किया था। एंड आर्टिलरी गन का यूज हुआ तो गन पाउडर का भी यूज हुआ होगा। गन पाउडर का यूज हुआ था, ठीक है। क्लियर? जीतने के बाद क्या किया था? टाइटल लिया था। कौन सा टाइटल लिया था? पादशाह का। किसका टाइटल लिया था? पादशाह का टाइटल लिया था। कौन सा टाइटल लिया था? पादशाह का टाइटल लिया था। क्लियर है? फिर आता है खाना खाया। कौन सा? खाना खाया। खाना खाया मतलब कि बैटल ऑफ खानवा। कब हुई है? 1527। कौन सा है? खानवा बैटल। बैटल ऑफ खानवा किससे हुआ है? मेन जो फाइटर थे वो कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा के साथ और कौन थे? मैदिनी राय। मैदिनी राय। और मैदिनी राय के अलावा और कौन थे? हसन खां मेवाती।
हसन खां मेवाती। तो हसन खां मेवाती यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। हसन खां मेवाती की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्रॉस का मतलब ही डेथ है, ठीक है। मेहदी राणा सांगा क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। फाइनली मेहदी राणा सांगा को लेकर जाते हैं। अगले साल जब 1528 में दोबारा लड़ाई लड़नी थी, तो उस टाइम पर क्या होता है, इनको जहर दे दिया जाता है इनके कुछ साथियों के द्वारा, और उसकी वजह से क्या होती है, राणा सांगा की डेथ हो जाती है। तो ये आगे बढ़ नहीं पाते। यहां पर ये क्या करता है, सबसे पहले टाइटल लेता है। किसका टाइटल लेता है, टेक अ टाइटल ऑफ गाजी। कौन सा टाइटल लेता है, गाजी का टाइटल लेता है। और गाजी का टाइटल लेने के पीछे मेन पर्पस क्या था, ये बताना चाहता था लोगों को कि देखो मैंने क्या काम किया है ना। ये क्या करना चाहता था, प्रॉपरली बताना चाह रहा था, है ना। गाजी का मतलब क्या होता है, हाँ भाई, किसी को पता है गाजी का मतलब क्या होता है। मेन जो इसका वो है, आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एक बुक भी लिखी गई थी इंडिया के एक कमांडर के थ्रू, जितने गाजी आएंगे उतने गाजी मारेंगे। रिसेंटली मैंने तुम लोगों को पीडीएफ भी शेयर की है बहुत सारी बुक्स की। तुम लोग कई बार बोलते हो सर कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ी जाएं, कुछ डिफरेंट, कोई ऐसा नॉवल, कुछ ऐसी किताबें। तो मैंने अभी रिसेंटली शेयर भी की थी कई सारी ऐसी किताबें, ठीक है। तो गाजी टाइटल लेने के पीछे मेन पर्पस ये था, गाजी का मतलब ये होता है उस सेना का प्रधान जो धर्म के लिए युद्ध लड़ रही हो, है ना, जो धर्म के लिए युद्ध लड़ रही हो उस सेना को लीड करने वाला व्यक्ति, कमांडर, ठीक है। तो गाजी टाइटल इसने इसीलिए लिया था। एक्चुअल में ये युद्ध लगभग हारने वाला था, ये युद्ध लगभग हारने वाला था, बट वो होता है किस्मत की बात थी कि राणा सांगा घायल हो गए थे, जिसकी वजह से वो वापस जाते हैं। एंड उसी बीच में ये क्या करता है, ये युद्ध लगभग जीत जाता है लगभग माना गया है। बट एक्चुअल में इस युद्ध का कोई प्रॉपर निर्णय नहीं निकल पाया कि कौन जीता कौन हारा, ठीक। इवन राणा सांगा जब घायल हो गए थे, तो घायल होने के बाद जब उनको उनके जो साथी थे उनको लेकर आ गए, तो उन्होंने बोला ये क्या किया तुमने मेरे से, मैं कैसे अपने पूर्वजों को मुंह दिखाऊंगा, तुमने ये क्या किया मेरे साथ, ये धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे, ठीक है, क्लियर है, क्या किया है तुमने, मुझे धोखा दिया है, अपने ही साथियों को बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था और इसमें अगर राणा सांगा आ जाते, तो ये 100% गारंटी थी कि बाबर यहाँ पर मारा जाता या फिर हार जाता, और ये कंफर्म गारंटी थी। सोचो सामने तोपें खड़ी हैं, बंदूकें चल रही हैं, और यहाँ पर जो सैनिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल तलवार और भाले बर्छी से लड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बंदूकें के विरुद्ध हम लोग सिर्फ तलवार लेकर खड़े थे, हमारे पास नहीं थी ये सब चीजें। हम घोड़ों पर सवार थे, तलवारें हाथ में थी, और अगर तलवारें कम पड़ती थी तो दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते थे, मगर लड़ते थे। राणा सांगा वाज द पर्सन जिनके लिए कहा जाता है 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जितने युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में, सभी के सभी युद्धों में ही जीते हैं। कोई ऐसा युद्ध नहीं जिसमें वो हारे हो, सभी युद्ध जीते हैं। और हर युद्ध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लगी है, जिससे उनके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब हुआ है, कहीं ना कहीं चोट लगी है। एक आंख खराब हो चुकी थी, एक हाथ खराब हो चुका था, एक पैर कट चुका था, उसके बाद भी युद्ध के मैदान में आदमी खड़ा था। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मिल सकते हैं ऐसे लोग, कहीं और पैदा नहीं होंगे आप। कहीं और अगर पैदा हो भी गए तो इक्का दुक्का कोई होगा। हमारा ही देश की भूमि ऐसी है जो ऐसे लोगों को पैदा करती है कि जो सर कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहते हैं, समझे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की मिट्टी है जो ऐसा कर सकती है। फाइनली यहां तक आपको बात समझ में आ गई।
किसी को कोई डाउट किसी तरह का? हाँ या ना? अब इसने गाजी की उपाधि ली थी, ये सब किया था, तो नो डाउट यहां पर इसने क्या किया था? जिहाद किया था। क्या किया था इसने? एक्चुअल में इसने जिहाद किया था, इसी वजह से इसने गाजी की उपाधि ली थी। क्या ली थी? गाजी की उपाधि ली थी। फिर फाइनली आता है यहां पर चाय पी। जब भी बात करेंगे चाय पी मीन्स बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी कौन लड़ रहा है? मेदिनी राय के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था? मेदिनी राय के अगेंस्ट था। और मेदिनी राय यहां पर क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, है ना। और इन्हीं की हार के बाद क्या होता है? यहां पे राजपूत शक्ति शांत हो जाती है। बाबर के द्वारा क्या हुई थी? इसकी हार हुई थी इनकी। जब मेदिनी राय वाली जो लड़ाई थी, ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इस लड़ाई के टाइम पीरियड पर ऐसा कहा जाता है, मेदिनी राय जब युद्ध हारने लगे थे तो इनकी जो वाइफ थी और जो बाकी की महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। उस जौहर के समय पर जब इनकी वाइफ जौहर कुंड में कूद रही थी तो उससे पहले इनके सामने, उनकी वाइफ के सामने दो लोग आए। एक आया इनका सेनापति जिसने धोखा दिया था, एक सेनापति जिन्होंने मेदिनी राय को धोखा दिया था वो आया, और दूसरा आया बाबर। तो उन्होंने उस समय पर दो तीर चलाए। एक तीर चलाया तो वो सीधे सीधे उस सेनापति के जाकर लगा जिसने धोखा दिया था, तो वो तो मर जाता है। दूसरा तीर चलाया बाबर के ऊपर, तो बाबर के ना लगकर वो उसके टोपी में जाकर फंस जाता है। अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं होता तो वो पक्का निपट जाता उस समय पर। तो फाइनली बच गया, अगर अदरवाइज मेदिनी राय की वाइफ के हाथों से मारा जाता तीर लगने से। एंड फाइनली मेदिनी राय की वाइफ भी यहाँ पर क्या कर देती हैं? जौहर कर लेती हैं। फिर आता है बैटल ऑफ घाघरा। घर चला गया मीन्स बैटल ऑफ घाघरा 1529। घाघरा, ये बैटल कौन लड़ रहा था? महमूद लोधी प्लस अफगान सरदार। कौन? प्लस अफगान सरदार, ये लोग मिलकर लड़ रहे थे। और यहां पर होता क्या है? अफगान पावर एंडेड। अफगान पावर का क्या होता है? एंड होता है। और साथ ही साथ ये बैटल लैंड एंड वाटर दोनों में लड़ी गई थी। क्योंकि घाघरा नदी में लड़ाया जा रहा था इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही। फाइनली अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, मैं बताना भूल गया। एक चीज़ और भी थी, मैं बताना भूल गया यार उसके बारे में। बाबर की डेथ वो भी लिख लो यार। डाइड इन 1530 एट आगरा। कहाँ पर डेथ हुई थी इसकी? आगरा में डेथ हुई थी, ठीक है।
और इसे दफनाया कहाँ पर गया? एट आराम बाग। कहाँ पे दफनाया गया? आराम बाग में दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया? एट आराम बाग। आराम बाग कहाँ पर है? आगरा में ही है। आगे चलकर आराम बाग से निकाला जाता है इसे और कहाँ पहुंचाया जाता है? काबुल। कहाँ पहुंचाया जाता है? काबुल। अब पता है मजेदार बात क्या है? मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है इसके टाइम पीरियड की कि अब यार बताना बड़ा अजीब है कि लिटरली जब ये काबुल से इंडिया आ रहा था तो इसका मन ही नहीं था काबुल से इंडिया आने का। इसकी मजबूरी थी कि इसको आना पड़ता है। इसके पीछे कई सारे जो उस्मानी कबीले के लोग थे, जो उज्बेक लोग थे, वो सब इसके पीछे पड़े हुए थे। इवन अपनी जान बचाने के लिए ये अपनी सिस्टर तक को उनके पास गिरवी रख देता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ रहेगी तब तक। ये तक होता है। ये कंडीशन थी कि लिटरली भागता भागता ये फरगना पहुंचता है, फरगना से काबुल पहुंचता है। जब पता चलता काबुल में भी आकर मारेंगे, तब इसकी मजबूरी थी कि ये इंडिया आता है। इंडिया आता है तो ये इंडिया की इतनी बुराई करता है, इसी तुर्काने सॉरी तुझे के बाबरी में इतनी बुराई करता है इंडिया की कि इंडिया में खजूर अच्छे नहीं मिलते, तरबूज अच्छे नहीं मिलते, इंडिया की महिलाएं अच्छी नहीं है, इंडिया में घोड़े अच्छे नहीं मिलते। इतनी बुराई करता है हद से ज़्यादा। इंडिया में बारिश हो रही, इसे बारिश पसंद नहीं आ रही, सब भी बुराइयां करता है। इतनी बुराइयां करता है, हद से ज़्यादा बुराइयां करता है इंडिया में। ठीक है, इतनी बुराइयां करने के बाद भी इंडिया में रहता है। ये क्यों रह रहा है? इवन एक बार का किस्सा इसी तुझू के बाबरी में लिखा हुआ है कि कुछ दरबार में कुछ डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन चलते चलते काबुल की बात आई, तो काबुल की बात से ये इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं इमोशनल हो गया, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि फूट फूट कर सबके सामने रोने लगा कि मुझे काबुल जाना, मुझे काबुल जाना है। ये तक बोलता है कि मेरे मरने के बाद मुझे काबुल में दफनाना। तो बाद में अकबर ने ही इसकी कब्र आराम बाग से निकलवा कर वहाँ पहुँचाई थी। आज के टाइम पर अगर आप आगरा जाओगे तो आगरा में आपको आराम बाग नहीं मिलेगा, राम बाग मिलेगा। एक्चुअल में वो जगह राम बाग थी, इसने उस जगह को कन्वर्ट करके आराम बाग बनवा दिया था। तो रोता है और इसको फाइनली किसी तरह से दिलासा देने के लिए तरबूज लाकर खिलाया जाता है, जिसको खाकर ये खुश होता है। फिर बोलता है अच्छा चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल तसल्ली कर लेते हैं। ये हरकतें थी इसकी। इवन इसी तुझू के बाबरी बुक में बाबरी नाम के एक लड़के का जिक्र भी है, जिसके बारे में कई सारी स्टोरीज आप लोग यूट्यूब पर, कभी कभी आप लोग न्यूज़ में, कई जगह पर लोग आपको कोड और डिकोड करते हुए मिल जाएंगे इस किताब के बारे में कि यार इस किताब में भी खुद जब बाबर ने लिखा है तो हम कैसे मना कर दें। तो यस, इस किताब में उस बाबरी नाम के बच्चे के बारे में भी लिखा हुआ है, ये बात सच है। तो फाइनली ये सारी की सारी कहानी, ये सारी की सारी बातें आपके सामने बाबर के बारे में आती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी पूछी जाती है, इसके तोपचियों का नाम, मतलब आर्टिलरी गन के जो कमांडर्स थे, इसकी सेना के जो कमांडर थे, उनका नाम भी पूछा जाता है। तो उनका नाम ज़रूर याद रखना, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। क्या नाम है? उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। क्या है? उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। फाइनली अब आता है इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं जब पावर में आता है तो हुमायूं का टेन्योर चलता है एक्चुअल में 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। इनिशियली अगर हम लोग हुमायूं के बारे में बात करते हैं तो 1530 से लेकर इसका टाइम पीरियड चलता है 1556 तक। इस बीच में 2 पार्ट मैंने आपको बताया जिसमें डिवाइड हो रहा है। पहला 1530 से लेकर 1540 तक, 1530 से लेकर 1540 तक। एंड दूसरा जो टेन्योर है वो कब से कब तक है? 1555 से लेकर 1556 तक। कब तक है? 1555 से लेकर 56 तक। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1530 से लेकर 40 तक की, अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइम पीरियड में या इस टेन्योर के टाइम पीरियड में, ये 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा बिजी रहा। ठीक है, 2 जगहों पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। पहला
विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि इसके भाई आपस में क्या करते रहते थे, इसके अगेंस्ट में लड़ते रहते थे। दूसरा, अदर रूलर्स, जो कि इसके अगेंस्ट रहते हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे ही टेक ओवर करता है तुरंत ही इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर क्या हुई है, इसकी डेथ हुई है। ज़्यादा बड़ा रूल कर नहीं पाया। बीच का जो टेन्योर है इस टाइम पीरियड पे कौन है, तो इस टाइम पीरियड पे आता है सूर डायनेस्टी। कौन सी, सूर डायनेस्टी। ठीक है, जिसे किसने शुरू किया था, शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। कैसे हुआ था वो भी देखेंगे। सबसे पहले जब यहाँ पर डेथ होती है किसकी, बाबर की, तो यहाँ पर क्या करता है, ये बोलता है कि भाई हम लोग तुर्क लोग हैं और तुर्क लोग क्या करेंगे, अपने राज्य को डिवाइड करते थे अपने भाइयों में बराबर। तो इसका एक भाई था जिसका नाम था कामरान, उसको ये देता काबुल और कांधार। एक का नाम था अस्करी, जिसको देता है ये संभल का रीजन। कौन सा, संभल वाला रीजन। फिर एक आता है हिंदाल, जिसको देता है ये अलवर वाला रीजन। कौन सा, अलवर वाला रीजन। और खुद अपने पास रखता है दिल्ली और आगरा वाला रीजन। कौन सा, दिल्ली और आगरा वाला रीजन रखता है अपने पास। अब सबसे बड़ी बात क्या थी, ये जो अस्करी है जो संभल में बैठा है, ये क्या करता है, ये हमेशा अपने भाई के अगेंस्ट लगा रहता है, हमेशा हुमायूं के अगेंस्ट में लगा रहता था। ठीक है, इतना इसके अगेंस्ट में रहता था, इतना अगेंस्ट रहता था कि लिटरली ये बाकी लोगों को भी भड़काता था। हिंदाल जो कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ किस्म का बच्चा था। अब इसके साथ क्या होता है कि जब हुमायूं यहाँ पर पावर में आता है और हुमायूं जब यहाँ पे बादशाह बन रहा है, तो हुमायूं यहाँ पर एक महिला से शादी करता है। ठीक है, जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन है, अकबर की माँ। एक्चुअल में हमीदा बानो बेगम आगरा की रहने वाली थी और वो पसंद करती थी हिंदाल को। हिंदाल और इनका आपस में मिलना जुलना रहता था, हमेशा आपस में क्या चलता रहता था, मिलना जुलना लगा रहता था। बट होता क्या है, होता ये है कि जो हुमायूं की माँ है वो बोलती है कि भाई तुम हिंदाल के साथ ना रहकर एक काम करो, किसके साथ रहो, हुमायूं के साथ रहो। कि भाई हिंदाल के साथ, हिंदाल के हाथ में पावर आएगी ना, वो बादशाह बनेगा। बादशाह कौन बनेगा, हुमायूं। तो बेटर ये तुम किसके साथ रहो, हुमायूं के साथ रहो। तो बोलती है यार ये मौका तो अच्छा है कि इधर उधर जाने से अच्छा मैं हुमायूं के साथ जाऊं। अब वो बेचारी मजबूरी में क्या कर रही है, यहाँ पे शादी कर रही है हुमायूं के साथ, अदरवाइज उसका मन थोड़ी है हुमायूं के साथ जाने का, मजबूरी है। हिंदाल को ये लगता है कि यार मैं प्यार करता था और इसने शादी कर ली। ठीक है, मैं पसंद करता था और ये ले गई, तो भाई अब उस वजह से ये भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, उससे नाराज हो जाता है थोड़ा सा। तो ये कभी भी अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रहा, भले ही डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहा बट उसे सपोर्ट भी नहीं कर रहा। और हिंदाल को हमेशा कंट्रोल रखने के लिए क्या करता है, हिंदाल की जो बेटी है उससे ये अकबर की शादी करवा देगा। क्या करता है, अकबर की शादी करवा देता है। ठीक है, ध्यान रखना, अकबर की पहली वाइफ नाम सुना होगा, रुकैया बेगम, वो इसी की बेटी थी। क्लियर। फाइनली ये गुजरात का शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह, उसे डिफीट करता है। अब ये बहादुर शाह कौन है, इसकी भी बड़ी अनोखी कहानी है। ये बहादुर शाह कौन है, इसकी भी बड़ी अनोखी कहानी है। ये बहादुर शाह वो था जिसे एक्चुअल में राणा सांगा ने अपने दरबार में संरक्षण दिया, जिसे पाला पोसा सब कुछ किया। आगे जाकर ये बहादुर शाह गुजरात का क्या बन जाता है, शासक बनता है। और गुजरात का शासक बनने के बाद उन्हीं राणा सांगा के ऊपर क्या करता है, अटैक कर देता है। जिनके साथ ये रहा, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। एंड लास्ट राणा सांगा की जो वाइफ है कर्णावती जी, वो फाइनली क्या करती है, यहाँ पे जौहर करती हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि उनकी वाइफ ने ही, राणा सांगा की वाइफ ने हुमायूं को लेटर भेजा था और वहाँ पे रक्षाबंधन राखी भेजी थी। नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट इतिहास की किसी भी किताब में कहीं पर भी नहीं है और ना ये हुआ था। हुमायूं तो यहाँ पे उल्टा मौका परस्ती में था। हुमायूं को यह था कि हाँ अब ये सब हो चुका है, वहाँ पर राजस्थान खाली पड़ा है, वहाँ पर बहादुर शाह जफर को हराना है और पूरी की पूरी टेरिटरी मेरी। तो इसने तो एक्चुअल में ये सोच के बाद में ही आया था, समझे। तो ये मत सोचना कि ऐसा कुछ था।
और दूसरा नशे का बहुत ज़्यादा आदी था, अफीम का नशा बहुत ज़्यादा किया करता था। फाइनली इसके टाइम पीरियड पे एक अफगान पावर का क्या होता है, उदय होता है, जिसका नाम था शेर शाह। क्या नाम था? शेर शाह। शेर शाह के बारे में बात करें तो एक्चुअल में शेर शाह के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था। शेर शाह से पहले इसने सबसे पहले क्या किया था, एक किला था चुनार का, उसको जीता था। यहीं पर लिख लो। आल्सो डिफीट द शेर खां इन चुनार। चुनार की एक लड़ाई थी, चुनार का एक किला था, वहां की जो मलिका थी चुनार की, उसके साथ शेरशाह सूरी ने शादी की थी। तो यार बुरा तो लगेगा, मेरी वाइफ का किला के ऊपर अटैक किया और जीत गया मेरे से, शर्म की बात हो गई। तो फाइनली यहाँ पे जो शेरशाह सूरी है वो अपने आप को तैयार करता है, एक बैटल होती है बैटल ऑफ चौसा। इस बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी क्या करता है, इसको हराता है और यहाँ पे शेर खां से टाइटल ले लेता है शेर शाह का। फिर आती है एक बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक अगले साल क्या होती है, एक और लड़ाई होती है। इस बैटल में ब्रूटली क्या करता है, हुमायूं को डिफीट करता है, और इतना ब्रूटली डिफीट करता है कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए क्या करना होता है, भारत छोड़ के बाहर भागना पड़ता है, और ऐसा लिटरली होता है। फाइनली जब ये भारत के बाहर था तो 15 साल, अब समझना यहाँ पे कितने, 15 ईयर्स तक एग्जाइल के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एग्जाइल है, इस एग्जाइल पीरियड में 15 ईयर्स ये सबसे पहले कहाँ रहता है, ये रहता है अमरकोट के राजा के यहाँ। अमरकोट किंग राणा वीरसाल। क्या नाम है? राणा वीरसाल। इनके दरबार में रहता है, इनसे संरक्षण लेता है। इन्हीं के दरबार में क्या होता है, अकबर का जन्म भी होता है राणा वीरसाल के दरबार में। साथ ही साथ ये हेल्प लेता है एक पर्सन से जिसका नाम था जोधपुर का राजा महालक देव। अच्छा, महालक देव की स्टोरी खैर मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी फिलहाल एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। महालक देव से हेल्प लेता है। महालक देव उस समय पर जोधपुर, बीकानेर, इन सारी रीजन को कंट्रोल करता है, बहुत बड़ा राजा था। महालक देव वो राजा था जो अगर थोड़ा सा महत्वाकांक्षी होता, महत्वाकांक्षी तो था पर थोड़ा सा और महत्वाकांक्षी होता तो लिटरली हुमायूं की गर्दन काट के रख देता और पूरे भारत पे अपना अधिकार कर सकता था। ठीक है, पर उसने वो चीज़ की नहीं। पर हाँ, बहुत पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था और बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये महालक देव से हेल्प मांगता है, पर महालक देव बोलता है कि भाई देख, तुझे दिल्ली चाहिए, मैं तुझे दिल्ली दिलवाऊंगा, पर अभी मेरे पास दो एरिया हैं, एक है जोधपुर जो मेरी खुद की अपनी राजधानी है, दूसरा मैंने अभी बीकानेर नया नया लिया है। तो एक काम कर, तू बीकानेर में आकर बैठ, कुछ टाइम वहां पर रह, फिर उसके बाद अपन लोग पूरी सेना तैयार करेंगे, तेरे बंदे मेरे बंदे मिलकर फिर दिल्ली पर अटैक कर देंगे। और लिटरली अगर महालक देव इसकी सपोर्ट में आ जाता है और ये महालक देव को सपोर्ट करता तो ये गारंटी थी कि 101% महालक देव और ये दोनों मिलकर दिल्ली को जीत लेते। और ये भी गारंटी थी कि शेरशाह सूरी उस समय पर मारा जाता। इवन शेरशाह सूरी तो आगे भी एक मौका आया था कि शेरशाह सूरी बस निपटने ही वाला था, बच गया लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फाइनली अब यहां पे क्या होता है, ये इन्हीं 15 सालों में फाइनली ये क्या करता है, जाता है कहां पर, शाह ऑफ ईरान के पास। शाह ऑफ ईरान के पास जाता है और शाह ऑफ ईरान से लेता है हेल्प। ये बोलता है भाई पहली शर्त क्या है तुझे,
बनना पड़ेगा शिया। फॉलो द शिया सेक्ट, कि भाई तुम हमारा शिया सेक्ट फॉलो करो, तुम हो सुन्नी, तुम शिया बनोगे तभी हेल्प करूंगा। बोलता ठीक है बन जाऊंगा। दूसरी चीज क्या बोलता है, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अपनी रॉयल आर्मी देता है। क्या देता है, रॉयल आर्मी देता है, और अपना एक सेनापति देता है जिसका नाम था बैरम खां। और इसी बैरम खां की हेल्प से ये क्या करता है, फाइनली वापस से दिल्ली पर अधिकार करता है। क्लियर है। तो यहां पर एक लड़ाई होती है, सबसे पहले माछीवाड़ा की लड़ाई, दूसरी लड़ाई होती है बैटल ऑफ सरहिंद। दोनों में ही एक किसको हराता है, सिकंदर सूर को हराता है, सिकंदर शाह सूर को हराता है। सिकंदर शाह सूर की बस एक ही कमजोरी थी कि इसके साथ एक आदमी नहीं था जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगर हेमचंद्र विक्रमादित्य सिकंदर सूर के साथ होता तो शायद ये ना हारता और हुमायूं को यहीं से खत्म कर दिया था। बट क्या करें, ताकत का नशा कुछ ज्यादा चढ़ जाता है तो आदमी ऐसे ही करता है। फाइनली ये वापस से आगरा और दिल्ली पर अधिकार अपना स्थापित करता है। जब ये अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तो उसी टाइम ड्यूरेशन में होता क्या है कि एक लाइब्रेरी की किताबों, मतलब कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिरता है और इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी थी वो, तो ध्यान रखना दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में ओल्ड फोर्ट जो है, ओल्ड फोर्ट में शेर मंडल जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरा था। किससे गिरा था, शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा था। और उसी से गिरकर इसकी क्या होती है, डेथ होती है। उसी से गिरकर इसकी क्या होती है, डेथ होती है। फाइनली इसी के लिए कहा जाता है लुढ़कता हुआ शासक लुढ़कता हुआ ही मर गया। फाइनली इसके मरने पर इसका मकबरा बनाया गया। कई लोग कहते हैं कि सर ताजमहल मंदिर की जगह पर बनाया गया, कई लोग, बट यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ताजमहल मंदिर की जगह पर बना या नहीं बना ये तो नहीं पता, पर यह जरूर है कि ताजमहल का ब्लूप्रिंट एक्चुअल में इससे लिया गया है। और हाँ, ये मंदिरों की जगह पर स्थापित हुआ ये कंफर्म है, ये क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसकी जालियां, इसमें जगह जगह पर कई ऐसी चीजें हैं जिनको फाइंड आउट करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पुराने अवशेष हैं। इवन इस पूरे एरिया में ये जो हुमायूं टॉम्ब का कॉम्प्लेक्स है इसमें कई सारी कब्रें बनी हुई हैं, कई सारी मल्टीपल कब्र, इतनी कब्रें बनी हुई हैं कि इवन इसमें हुमायूं का जो नाई था बार्बर, बाल काटने वाला, उस तक की कब्र बनवाई गई है, उसकी और उसकी वाइफ की कब्र बनवाई गई है। इसी पूरे के पूरे हुमायूं टॉम्ब में दारा शिकवा की भी कब्र बनी हुई है, पर वो कब्र कौन सी है, किसकी है, ये अभी तक हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए कि कहाँ बनाई गई है, कहाँ दफनाया गया था। औरंगजेब ने जानबूझ के दारा शिकवा की कब्र को इस तरीके से बनवाया और इस तरीके से छुपाया कि ताकि किसी को पता ना चल सके। क्यों, क्योंकि हर दुनिया में आज भी हम लोग दारा शिकवा की इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो, हर आदमी दारा शिकवा की इज्जत करता है। अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब ने जानबूझ के ऐसा किया कि अपने भाई की कब्र ऐसे बनवाई कि आने वाले समय पर भी अगर लोगों को इसका इतिहास पता चले तो कोई भी उसको तरफ ना जा सके, उसकी तारीफ ना कर सके। अगर आप नोटिस करोगे इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को अगर आप व्हाइट मार्बल से ढक दोगे तो आपको बिल्कुल देखने में कैसा लगेगा, ताजमहल नजर आएगा। किस क्या नजर आएगा, ताजमहल नजर आएगा। तो ये पहला टॉम्ब था जिसमें क्या हुआ, टॉम्ब के हिस्से में मार्बल यूज किया गया। ये गुंबद जो है टॉम्ब किसका बना था, ये मार्बल का बना था। किसका बना था, मार्बल से बना था। भारत का पहला टॉम्ब जिसमें मार्बल का यूज हुआ। दूसरी चीज, इसी का ब्लूप्रिंट यूज हुआ था कहां पर, यूज इन ताजमहल। किसमें यूज हुआ है, ताजमहल में यूज हुआ है। किसमें यूज हुआ है, ताजमहल में यूज हुआ है। यहां तक बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आई सबको, क्लियर है बिल्कुल।
क्लियर है? इसी के ऊपर जो लिखी हुई बुक थी जिसका नाम था हुमायूं नामा, वैसे दे रखा है क्या मैंने? नहीं दिया, कोई बात नहीं। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? इसकी सिस्टर ने लिखी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। और स्नेहा शर्मा, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो एक्चुअल में यही है, ठीक है, गुलबदन बेगम। और अगर यहाँ पे बात करें तो और क्या रह गया? और भी कुछ रह गया। मीना बाजार की शुरुआत इसने की थी, स्टार्ट द मीना बाजार। आप लोगों को कई जगह पर, दिल्ली में, आगरा में तो कॉमनली मिलेगा मीना बाजार नाम। कई जगह आज के टाइम पर तो एक ब्रांड बन चुका है मीना बाजार, ठीक है। तो मीना बाजार होता क्या था? ये जहाँ पर भी जो किला था, किले के बाहर या एक एरिया होता था जहाँ पर प्रॉपर शॉप वॉप बनवा दी जाती थी, वहाँ पर लोग आते थे, सामान वामान बेचा करते थे। और किले के अंदर, उस पूरे फोर्ट के अंदर जितनी भी महिलाएं होती थी उनके लिए वहाँ पर वो मौका होता था कि भाई बाहर निकल के सामान खरीदना हो, कुछ करना हो तो वो सब कर सकती थी, ठीक है। तो वो एक जगह बना दी गई थी इसमें, क्लियर है? इसी ने दिल्ली में एक मस्जिद भी बनवाई थी जिसका नाम था दीन पनाह मॉस्क। दीन पनाह मस्जिद कहाँ बनवाई थी इसने? दिल्ली में बनवाई थी। फाइनली अब जब ये जाता है तो इसके साथ ही कौन आता है? सूर डायनेस्टी आती है। सूर डायनेस्टी किसने इस्टेब्लिश की है? शेर शाह सूर ने इस्टेब्लिश की है। शेर शाह के बारे में अगर बात करें तो ये रहने वाला कहाँ भाई, ये इस एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है सासाराम बिहार से था। कहाँ से था? सासाराम बिहार से था। इनिशियली ये बहार खां लोहानी के लिए काम करता था। किसके अंडर था? अंडर द बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के अंडर में काम करता था। इसका एक्चुअल में नाम क्या था? फरीद। क्या नाम था? फरीद। और फरीद से ही ये क्या बना था? शेर खां बना था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये जब छोटा था, 16 साल की आसपास की उम्र थी, तो इसने क्या किया था, बहार खां लोहानी एक शेर का शिकार कर रहा था। शेर का शिकार करते करते वो नीचे गिर जाता है एंड उसी टाइम पर ये आता है और अचानक से क्या करता है, तलवार सामने करता है। वो शेर इसकी तलवार में जाकर आगे शेर भाग के आ रहा था, उसकी तलवार के साथ ऐसे टकराता है और शेर तलवार से पूरी तरह से मर जाता है। तो फाइनली इसको क्या कहा गया? शेर खां कहा गया। फाइनली सल्तनत एरा की ये क्या करता है? शुरुआत करता है, मतलब वापस से दिल्ली सल्तनत वाला जो फेज था ये उसे वापस लाने की कोशिश करता है। अब ये सब कुछ तो करता है, बाकी आपको मैंने पीछे बता ही दिया कि बैटल ऑफ चौसा जीतता है ना, बैटल ऑफ चौसा जीतता है। बैटल ऑफ चौसा जीतने के बाद ये क्या करता है? टाइटल क्या करता है? शेर खां से शेर शाह कर लेता है। शेर शाह सूरी कर लेता है। फाइनली उसके बाद बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज पता चलता है आपको। कौन सी? बैटल ऑफ कन्नौज। तो ये 1539 और ये 1540। फाइनली इन दोनों बैटल के बाद अब क्या हो गया? ये पूरी तरह से पावर में आ चुका है।
बट एक लड़ाई लड़ रहा था ये चंदेलों के अगेंस्ट में। कहाँ पे? कलिंजर में। कलिंजर आज के टाइम पर यूपी में है। यूपी में बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास है। मैं सब लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग जितना दिल्ली का किला देखने के लिए जाते हो, आगरा का किला देखने के लिए जाते हो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा, यूपी के जितने लोग हैं, अगर तुम लोग कलिंजर के आसपास रहते हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कलिंजर के फोर्ट में जाओ। आप सभी लोग जाओ। गवर्नमेंट को इतना मजबूर करो, जब उनको दिखेगा ना कि इतना टूरिज्म आ रहा है तो गवर्नमेंट उस जगह पर और खर्चा करेगी, उसे और ज़्यादा मेंटेन करेगी, और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश करेगी। और लिटरली वो किला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो किला ऐसा किला था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। जितने भी लोगों ने कलिंजर के किले को जीता है उतने लोगों ने हजारों बार ये बोला है शायद मौत हमारे सामने खड़ी थी जब कलिंजर का किला जीत रहे थे। लिटरली ये कंडीशन थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस किले के महत्व को उतना नहीं पहचाना। जैसे आज के टाइम पर आप लोग राजस्थान का आमेर का किला देखते हो, एग्जैक्टली बिल्कुल आमेर के किले की जैसा वो किला था। अब आप कहोगे सर बिल्कुल उसका आर्किटेक्चर इसका आर्किटेक्चर जरूर अलग है, पर महत्व मैं बता रहा हूं, इन दोनों ही किलों का महत्व बिल्कुल वैसा है। ठीक है, इन दोनों ही किलों का महत्व बिल्कुल वैसा है। क्लियर है? फाइनली अब देखो यही तो दिक्कत है, नहीं पता हम लोगों को। करो सर्च, जाओ, मैंने तो अभी बताया तुम्हें कहां पर है, बट जाओ ढूंढो, सर्च करो, 1000 बार गूगल पर देखो, सब कुछ करो। फाइनली इसकी जब डेथ हो जाती है कलिंजर के किले में, मतलब एक तोप का गोला फटता है। अब फोर्ट फटता क्या है, एक्चुअल में इसे तोप बहुत पसंद थी, इसे लगता था तोप आने वाला भविष्य है, और ये बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करता था तोपों को लेकर। तो तोप चलाते चलाते क्या होता है, तोप गर्म हो जाती है, और वो आज के टाइम पर जैसे होता है ना नली फटती है, बंदूक कट्टे वाली नली फट जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, तोप ब्लास्ट कर जाती है चलाते टाइम। तो ब्लास्ट करने की वजह से क्या होता है, इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, इसके टुकड़े लग जाते हैं कुछ। फाइनली इसके डेथ के बाद क्या होता है, इसका एक सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था इस्लाम शाह, वो गद्दी पर आकर बैठता है एंड 1553 तक क्या करता है, रूल करता है। कब तक करता है? 1553 तक रूल करता है। फाइनली ये बहुत सारे क्या करता है, रिफॉर्म्स लेकर आता है। क्या करता है? रिफॉर्म्स लेकर आता है। क्या लेकर आता है? ये बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आता है, और यही रिफॉर्म्स एक्चुअल में क्या है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन था जिसका नाम था अब्बास खान शेरवानी। कौन पर्सन है? अब्बास खान शेरवानी। इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था तारीख शेर शाही। क्या नाम है? तारीख शेर शाही। तारीख शेर शाही। इस बुक में इसका पूरा का पूरा इतिहास है। अब अगर देखा जाएगा तो शेरशाह सूरी केवल और केवल 5 साल का रूल था इसका, शेरशाह सूरी का, क्योंकि यहां पर तो देखने में आपको बड़ा लग रहा है, पर शेरशाह सूरी का केवल अकेले का टाइम पीरियड देखेंगे तो 1540 से लेकर केवल और केवल 45 तक का रूल है, क्योंकि कलिंजर की जो बैटल हो रही कब हो रही? 1545 में। इन 5 सालों में इस बंदे ने इन 5 सालों में ये जो शेरशाह सूरी था, इस बंदे ने गुजरात से लेकर यहां तक का पूरा रीजन कैप्चर कर लिया, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया, सिर्फ राजस्थान और साउथ इंडिया को छोड़कर। साउथ इंडिया में इस समय पर विजयनगर एम्पायर चल रहा है, इस तरफ देखेंगे तो बहमनी एम्पायर चल रहा है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो राजस्थान का रूल चल रहा है, यहां पे उड़ीसा में एक अलग एम्पायर है। सोचो कि मात्र 5 साल में ये आदमी पूरा का पूरा रीजन कैप्चर करता चला गया। क्लियर है? तो अब्बास खान शेरवानी एक ऑफिशियल इसका राइटर था, जिसने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, तारीखे शेरशाही, जहां से क्या मिलती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी के टाइम पीरियड पे एक आदमी था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जैसी। ध्यान रखना, ये दोनों नाम याद रखना।
मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पद्मावत। इसी पद्मावत से हमको पद्मावती की स्टोरी के बारे में क्या मिलती है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइनली इसने प्रॉपर लैंड सर्वे करवाना शुरू किया और फर्टाइल लैंड को क्या किया, अलग से आइडेंटिफाई किया, ताकि फर्टाइल लैंड पर टैक्स ज़्यादा हो, कम फर्टाइल लैंड पर टैक्स थोड़ा कम हो, और जो बिल्कुल अनफर्टाइल लैंड है उसके ऊपर टैक्स क्या किया जाए, बिल्कुल ही कम कर दिया जाए। तो इसने क्या किया था, इस चीज़ का भी काम किया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जिसके लिए इसने जो मापने का जो तरीका, मेजरमेंट का जो टूल बनाया था, उसका नाम क्या था, गजे सिकंदरी। क्या नाम है, गजे सिकंदरी। क्या नाम है, गजे सिकंदरी। ध्यान रखना, ये कई बार आप लोगों से पूछा जाता है गजे सिकंदरी के बारे में, ठीक है। क्लियर। फाइनली इसने 3 तरीके के सिक्के चलाए, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक कॉपर कॉइन। अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू इसको क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था, प्रॉपर वैल्यू दी गई थी। जैसे ऐसे मानो, गोल्ड के 1 सिक्का, सिल्वर के 4 सिक्के, सिल्वर के 4 सिक्के मतलब कॉपर के डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसने कुछ सिस्टम बना रखा था ताकि प्रॉपरली क्या किया जाए, उनको वैल्यू मिल सके। और आगे चलकर इसी क्वाइनेज सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश एरा में भी आगे चलकर देखते हैं कि ब्रिटिश भी उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसने इसी टाइम पीरियड पे एक वर्ड दिया था जिसका नाम क्या था, रुपया। ये रुपया जो शब्द था एक्चुअल में संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द था। किससे आया था, संस्कृत भाषा से आया था, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अशरफी गोल्ड कॉइन को कहा गया, रुपया सिल्वर को कहा गया और दाम कॉपर को कहा गया। सबसे ज़्यादा जो प्रचलन था वो किसका था, रुपया का था, मतलब सिल्वर का था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी कौन सा होता था, सिल्वर होता था। इसीलिए इसी के टाइम पीरियड पे ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है, जिससे हम लोग कहते हैं क्या, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम कब बन रही है, इस टाइम पर पीरियड पे। इससे पहले तक क्या थी ये, मैंने आपको बताया था इस सड़क का एक्चुअल नाम क्या था, हाँ भाई, क्या कहा जाता था इसे, उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे, उत्तरापथ कहा जाता था। तो सोनार गांव से लेकर पेशावर तक ये जाती थी, मतलब वेस्ट बंगाल से लेकर पेशावर तक का रीजन। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने बताया। फाइनली इसी को अंग्रेजों ने आगे चलकर क्या कहा, जीटी रोड कहा। क्या कहा, जीटी रोड कहा। क्या कहा, जीटी रोड कहा, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा। फाइनली इसी के टाइम पीरियड पे क्या बना था, पुराना किला बना था, जो कि इसी ने बनवाया था, ठीक है। इसके अंदर इसने एक मॉस्क का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और उस मॉस्क का नाम क्या था, किलाए कुन्हा। क्या नाम था, किलाए कुन्हा, ध्यान रखना। यहाँ पर पुराने किले में इसने क्या करवाया था, किलाए कुन्हा मॉस्क बनवाई थी। किलाए कुन्हा, यहीं पर इसने बनवाया था शेरे मंडल। क्या बनवाया था, शेरे मंडल। लाइब्रेरी जो थी, लाइब्रेरी एक्चुअल में इसने बनवाई थी अपने मनोरंजन के लिए, हुमायूं ने उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया था। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। फाइनली इसके बाद आता है अकबर। शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी क्या होता है, एम्पायर बिखरता रहेगा, आगे चलता रहेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना,
इसे दफन भी कहाँ पर किया गया? सासाराम में किया गया है। इसका अपना जो खुद का टॉम्ब है वो कहाँ पर बना हुआ है? सासाराम में बना हुआ है। किस जगह पर है? बिहार में। तो इसने मरने से पहले ही तैयार करवा लिया था, एक झील के बीच में बना हुआ है। ठीक है, फाइनली बात करते हैं यहाँ पे अकबर। अकबर के बारे में बात करें तो 1556 से लेकर 1605 तक इसका रूल रहता है। 13 साल 4 महीने का था जब ये इसको क्या किया गया? गद्दी पर बैठाया गया। किस जगह पर? कलानौर में। किस जगह पर? कलानौर में। ठीक है, और कलानौर में जब इसे बैठाया गया तब इसे क्या किया गया था? जहरुद्दीन बाबर गाजी की उपाधि दी गई थी। तो ध्यान रखना, इसे क्या दिया गया था? गाजी की उपाधि भी दी गई थी। टाइटल क्या दिया गया? गाजी का दिया गया। गाजी का टाइटल इसलिए दिया गया ताकि लोगों के अंदर डर बनाया जा सके। जब इसके पिता नशे की हालत में सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, और ये था कि अब 14 दिन तक क्या किया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो अकबर पहुंच नहीं पाएगा दिल्ली। तो उस समय पर एक आदमी को क्या किया जाता है? हुमायूं का रूप रंग देकर, कपड़े पहनाकर दीवारों पर टहलाया जाता था सुबह और शाम, ताकि लोगों को देख कर लगे कि हाँ हुमायूं जिंदा है, कोई अटैक ना कर दे इस चीज से। फाइनली बैरम खां, जिसने हुमायूं को पावर में लाने का काम किया था, वही आदमी क्या करता है? अकबर को भी पावर में लाने का काम करता है, और यहां पर इसे टाइटल दिया था खाने खान का। साथ ही साथ हुमायूं अपनी सिस्टर थी, इसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम है सलीमा बेगम, उससे क्या करवा देता है? बैरम खां की शादी भी करवाता है। आगे चलकर इसी सलीमा बेगम से कौन शादी करेगा? अकबर शादी करेगा। एक तरह से देखा जाए तो उसकी बुआ है। ठीक है, क्या है? उसकी बुआ है। तो बैरम खां की जब डेथ हो जाएगी तब उससे शादी कौन करेगा? अकबर कर लेगा, ध्यान रखना। फाइनली यहाँ पे एक बैटल होती है जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। इसमें युद्ध कौन लड़ रहा है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन लड़ रहा है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनिशियली अगर देखा जाए तो हेमचंद्र विक्रमादित्य वैसे देखा जाए तो आदिल शाह का वजीर था। आगे चलकर ये इस्लाम शाह के लिए काम करता है, सूर डायनेस्टी में भी काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था। बट जब ये खुद पावर में आता है तो ये सबसे पहले क्या कहता है कि भाई मैं लगातार क्या कर रहा हूं? 21 वॉर्स जीता हूं। क्या किया था इसने? 21 वॉर्स जीती थी। 21 लड़ाइयां जीतने के बाद किसी आदमी को क्या दिया जाता है? विक्रमादित्य का टाइटल दिया जाता है। क्या किया जाता है? विक्रमादित्य का टाइटल दिया जाता था। बट जैसे ही यहां पर ऐसा होता है तो यहां पर होता ही है कि अकबर की साइड से युद्ध लड़ता है बैरम खां, और ये यहाँ पे युद्ध में शामिल होता है। एक तीर आकर हेमू की गर्दन, मतलब सॉरी आंख में जाकर लगता है, गर्दन बोल रहा हूं मैं, आंख में जाकर लगता है और वो घायल हो जाता है एंड वो हाथी से नीचे गिर जाता है। भगदड़ मस्ती है, तो ये फाइनली इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद यहां पर जो हेमचंद विक्रमादित्य, इसकी गर्दन काट दी जाती है। पर गर्दन काटने से पहले इससे पूछा जाता है भाई बता तू क्या चाहता है? अगर तू इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, वरना हम तुझे और तेरी सेना को मार देंगे। ये कहता है मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उसी धर्म में मर जाऊंगा, और ये कहकर फाइनली क्या होता है? इसकी गर्दन काट दी जाती है। इसकी सेना के जो लोग थे, इसकी सेना के जो लोग थे उन सभी को इकट्ठा किया जाता है, और ये पूछा जाता है इसमें से कौन मुसलमान है कौन हिंदू। मुस्लिम्स को अलग किया जाता है, हिंदुओं को अलग किया जाता है, और हिंदू जितने सैनिक थे उनसे पूछा जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जो था तुम्हारा वो तो मर गया, अब बारी है तुम लोगों की, तुम क्या करना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? अगर जिंदा रहना है तो इस्लाम स्वीकार कर लो, मरना चाहते हो तो बताओ, गर्दन कट जाएगी। तो यहाँ पे सब कहते हैं कि भाई हम तो मरना पसंद करेंगे, जब राजा मर गया तो हम जी कर क्या करेंगे। फाइनली यहाँ पर इसके जितने सैनिक थे उन सबको मारा था, और ऐसा नहीं कि एक बारी में मार दिए गए, नहीं, पानीपत से लेकर दिल्ली तक के रास्ते पर इन सबको चलाकर लेकर आते हैं, और हर कोस पर, हर कोस मतलब हर एक मील पर रुकते थे, और रुकने के बाद जितने भी सैनिक होते थे उन सबकी गर्दन काटी जाती थी, और गर्दन काटने के बाद उन सभी की सैनिकों की गर्दन से क्या बनाई जाती थी? मीनार बनाई जाती थी। जैसे आज के टाइम पर आप लोग वो देखते हैं ना, माइल स्टोन्स बने होते हैं जगह जगह पर, हर एक माइल पर एक स्टोन लगा दिया जाता था। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही काम इसने भी किया था। जितने भी हेमचंद्र विक्रमादित्य के सैनिक थे उन सबकी गर्दन काट के क्या किया था? मीनार बनाई थी।
ऑल सोल्जर्स आर किल्ड। और उन सब की गर्दन काट कर क्या बनाई गई थी? मीनारें बनाई गई थी, पानीपत से लेकर दिल्ली तक कंप्लीट मीनारें। हम लोग कई जगह पर कहते हैं अरे नहीं नहीं सर, बाबर अकबर तो बहुत अच्छा था सर, अकबर ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, अकबर तो दिल का बहुत अच्छा था, अकबर द ग्रेट, ये सब। अकबर द ग्रेट अगर आप बोल रहे हो तो ऐसा कहा जाता था, अकबर के खुद के दरबार में उसने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए 3,500 महिलाओं को रखा था। 3,500 महिलाएं ऐसे ही नहीं हो गई थी। ऐसा कहा जाता था अकबर अपने जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर महिलाओं की एक विशेष परेड निकलवाता था, जिसमें से 16 साल से लेकर आगे तक की उम्र की महिलाएं होती थी। जो महिला उसे खूबसूरत लगती थी उसको वो अपने हरम में रख लेता था, अपनी रानी बनाकर। समझे? ये अकबर करता था, समझे? ये अकबर करता था। और ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों काम है। क्लियर है? सेम सिचुएशन नाउ चेंज। बैरम का कमांडर था, समझा नहीं क्या पूछना चाह रही हो स्नेहा बेटा? कि इस बैटल को कौन लीड कर रहा था? इस बैटल को लीड एक्चुअल में कर रहा था वो बैरम खां, बट लड़ किसके लिए रहे हैं? अकबर के लिए। अकबर डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ रहा था। देखो ये एक फर्क है, इंडिया में जितने भी रूलर्स हैं वो डायरेक्टली खुद बैटल का हिस्सा बनते थे, पर जितने भी आउटर अटैकर्स आए दिल्ली सल्तनत से लेकर, मतलब दिल्ली सल्तनत बोल रहा हूँ, फर्स्ट अरेबिक बार्स वॉर से लेकर, जो फर्स्ट अरेबिक पर्सन आ रहा है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर यहाँ तक के जितने भी लोग आएंगे और आगे भी जो लोग दिखाई देंगे, मतलब जितने भी इस्लामिक या मुस्लिम इन्वेडर्स आ रहे हैं, इन सभी का वॉर करने का तरीका अलग था। इनकी सेना वॉर के लिए जाती थी और ये दूर खड़े होकर क्या करते थे? उसको देखते थे, गाइड करते थे कि इनकेस अगर मान लो भागना पड़ा तो हम तो साइड में खड़े रहे, अगर हम भी वॉर में चले गए, मारे गए, तब क्या होगा? तो ये साइड में खड़े रहते थे और इनकी सेना लड़ती रहती थी। बट इंडिया में जितनी वॉर होती थी, इंडिया के जितने भी राजा होते थे, ये क्या करते थे? खुद वॉर का हिस्सा बनते थे। इसीलिए हमारे जितने भी राजा होते थे वो वॉर में लड़ते हुए शहीद हो जाते थे, मतलब मारे जाते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे। फाइनली बैरम खां के कंट्रोल में अकबर रूल करता है 1556 से लेकर 1560 तक। बैरम खां को लगता है यार वो ही एक्चुअल में मेन पावर सोर्स है, उसको और इज्जत मिलनी चाहिए और ज़्यादा पावर में रखना चाहिए। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग इसके अगेंस्ट थे। महामंगा जो थी वो इसके अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई होती है तालीकोट की। एंड उसके बाद क्या होता है? बैरम खां को यहाँ से हटा दिया जाता है। बैरम खां कहाँ चले जाता है? हज के लिए जाता है। बट एट द प्लेस ऑफ पाटन क्या होता है? किल्ड बाई क्या नाम है उसका? खान मुबारक। किसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है? खान मुबारक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? खान मुबारक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। फाइनली इसके बाद अकबर का जो रूल चला जाता है वो चला जाता है महिलाओं के हाथ में। और यहाँ पर एक्चुअल में महिला कौन है? महामंगा। महामंगा जो कि इसकी फोस्टर मदर है। इसकी कौन है? फोस्टर मदर है। कौन है इसकी? फोस्टर मदर है। अब
इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, पेटीकोट रूल कहते हैं। पेटीकोट रूल, कई जगह पर हरम रूल मिलेगा, क्या मिलेगा, हरम रूल लिखा मिलेगा। तो इसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कुछ, हरम रूल, पेटीकोट रूल, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा रूल किया जा रहा है। इसकी जो फोस्टर मदर थी वो थी, बाद में इन सबको भी ये क्या करता है, यहाँ से भगाता है। जब भगाता है तो उससे पहले एक्चुअल में क्या थी, इसकी शादी होती है। अगर आप टाइम पीरियड देखोगे 1560 से लेकर 62, तो 1561 में इसकी शादी होती है, किससे, मैरी विद हरखा भाई। मैरी विद हरखा भाई, हरखा भाई से क्या करता है, विवाह करता है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग इसे कहते हो जोधा भाई, बट जोधा भाई इसका नाम ही है, इसका नाम है हरखा भाई। खाने खाना का टाइटल था बैरम खां का बेटा, क्लियर है, खाने खाना का टाइटल था बैरम खां का, अकबर ने उसको खाने खाना कहा था, क्लियर, खाने खाना, और वजीर की उपाधि दी थी, ठीक है, वजीर का मतलब सॉरी पद दिया था, और खाने खाना का टाइटल। तो हरखा भाई जिससे शादी होती है, ठीक है, जिसे आप लोगों ने मरियम उस्मानी कहा, क्या कहा, मरियम उस्मानी, क्या कहा, मरियम उस्मानी कहा। क्लियर है यहां तक बात, हाँ या ना, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी तरीके की, क्लियर है। फाइनली ये सारी बातें हो गई अकबर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अकबर के द्वारा कई सारे अटैक किए गए। एक सेकंड यार जरा देना, एक मिनट के लिए जरा ब्रेक करो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो तुम लोग जरा, गिव मी 1 मिनट प्लीज, या छोड़ो यार, टाइम तो वैसे भी खत्म होने वाला है, बाद में कर लेंगे हम ये काम, 10 मिनट की बात है, वेट कर लो भाई जरा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में हम लोग जरा बच्चों को पढ़ा दे, तब तक फिर उसके बाद तुम्हारी समस्याओं का निदान करते हैं। चलो, सबसे पहले मालवा 1561, मालवा में क्या होता है, बाज बहादुर से लड़ाई होती है, ठीक है, बाज बहादुर, और यहाँ पर इसका एक मामा था वो जाता है बाज बहादुर से लड़ने के लिए। बाज बहादुर की वाइफ थी जिसका नाम था रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी गायिका थी। तो इसके जो मामा था शाहिद खां, उसको पता चलता है और वो कहता है बाज बहादुर को छोड़ो, जब वो आएगा उससे बाद में लड़ेंगे, पहले इसकी वाइफ को लेकर आओ मेरे पास। रुक्मणी देवी को पता चलता है, वो जहर खा के सुसाइड कर लेती है कि ऐसे आदमी के साथ जाने से अच्छा तो ये है कि मैं क्या करूं, यहाँ पर चुपचाप सुसाइड कर लूं, इट्स बेटर। एंड वो क्या करती है, यहाँ पर सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करती है तो उसकी बेचारी की डेथ हो जाती है। आगे चलकर बहादुर शाह बाज बहादुर मारा जाता है। बाज बहादुर भी फाइनली उसी जगह पर मालवा में दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे आप लोगों से हो सकता है मे भी पूछे, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्लियर है। फिर इसके अलावा रानी दुर्गावती से एक लड़ाई होती है इसकी, किससे, रानी दुर्गावती से लड़ाई होती है। रानी दुर्गावती से जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई में तो औरतें अकबर के अगेंस्ट लड़ रही थी, और इस लड़ाई में अकबर इतना ब्रूटल होता है कि पुरुषों को तो मारो ही मारो, जितनी महिलाएं इन सबको पकड़ के मेरे हरम में लेकर चलो, जितनी भी महिलाएं पकड़ में हैं उन सबको पकड़ के मेरे हरम में लेकर चलो। तो इसमें महिलाएं खुद युद्ध का हिस्सा थी, लड़ रही थी युद्ध में, और जो नहीं लड़ पा रही थी वो आत्मदाह कर लेती हैं। फिर फाइनली होती है चित्तौड़ की लड़ाई। चित्तौड़ में इस समय पर जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है किसके साथ, महाराजा उदय सिंह के साथ। किसके फादर हैं, महाराणा प्रताप के पिताजी, उनके साथ लड़ाई हो रही है, ठीक है। राणा उदय सिंह के साथ। और एक्चुअल में यहाँ पे राणा उदय सिंह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, वो तो एक्चुअल में थे भी नहीं है वहां पर। राणा उदय सिंह के जो सिपे सालार थे वो थे यहाँ पे। सिपे सालार मतलब कि सेनापति कौन थे पता है? ऐसा कहा जाता है जैसे तुम लोगों ने आज के टाइम पर तुम लोगों ने एक मूवी देखी हुई कांतारा, देखिए कांतारा। कांतारा मूवी में तुम लोग जैसे देखते हो ना, उसी तरीके से राजस्थान में भी एक लोक देवता है
जो आज के समय पर भी आते हैं लोगों के ऊपर। क्या नाम है पता है? कल्ला राठौर का नाम सुना है? कल्ला राठौर। कल्ला राठौर कल्ला राठौर युद्ध लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके पैर में गोली लगी हुई थी जो अकबर ने मारी थी। उसके बाद उनको खुद अपने कंधे पर बैठा कर युद्ध लड़ते हैं, कंधे पर बैठा कर युद्ध लड़ते हैं। और इतना भयंकर युद्ध लड़ते हैं कि लोग ये कहते हैं कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद चतुर्भुजी भगवान विष्णु युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, ठीक है। कांतारा रियल स्टोरी नहीं है, कांतारा एक फ्रिक्शनल स्टोरी है, बट उसमें जो देवता बताए गए हैं, ठीक है, वो देवता रियल है। और वो जो कांतारा मूवी में जो आप डांस देख रहे हो, उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा है उसे बोलते हैं हम लोग यक्षगान, यक्षगान। ठीक है, ध्यान रखना, यक्षगान कई बार पूछा जाता है, मतलब ये आर्ट एंड कल्चर का जुड़ा हुआ पार्ट है। फाइनली रणथंभौर एंड कलिंजर की लड़ाई होती है। उसके बाद होता है गुजरात, गुजरात की बैटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गुजरात में पुर्तगाली भी इसको मिलते हैं जिनके साथ ये बिजनेस डील्स करता है। फिर यहाँ पे आता है बैटल ऑफ मेवाड़, जहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी जिसको हम लोग कहते हैं, किसके साथ हुई थी? महाराणा प्रताप के साथ। अब तुम में से कुछ लोग यहां पर एक बात बताने वाले हैं महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई। आज के दिन की खास बात क्या है? ये तुम्हारा सौभाग्य है कि हम आज ही इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। फिर होता है कश्मीर, फिर होती है सिंध, एंड लास्ट में होती है असरगढ़। असरगढ़ इसकी लास्ट बैटल थी जिसमें खुद शामिल हुआ था। इसके लिए कहा जाता है कि इस किले के दरवाजों को खोलने के लिए सोने की चाबियों की जरूरत पड़ी थी। सोने की चाबी मतलब घूस दी थी, तब जाकर ये किला इनके हाथ में आया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने फतेहपुर सीकरी में करवाया था आफ्टर द गुजरात बैटल। गुजरात को जीतने के बाद इसने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। फिर अकबर का विवाह, ये मैं आपको बता चुका हूं, हरखा बाई के साथ हुआ था। ठीक है, आमेर के राजा थे, ठीक है, भारमल उनकी बेटी से। किस कहाँ के राजा थे? किंग ऑफ आमेर, किंग ऑफ आमेर। हरखा बाई जिसे आप लोग जोधा बाई कहते हो, जो कि एक डिस्प्यूटेड है। ध्यान रखना, इन्हें मरियम उस्मानी की टाइटल दिया गया था। क्या दिया गया था? मरियम उस्मानी का टाइटल दिया गया था। ध्यान रखना किसका? मरियम उस्मानी। वैसे मैं पीछे बता चुका हूँ। इसी के बाद हरखा बाई जब आती है इसके जीवन में, हरखा बाई कहती है भाई तुम कर क्या रहे हो? एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है। कोई भी आदमी तुम्हारे दरबार में आता है और तुम्हें कुछ भी बता के चला जाता है, तुम बोलते हो हाँ कर दो और बस अंगूठा लगाकर छाप दे देते हो। तुम कैसे आदमी हो? हरखा बाई इसके लिए फारसी और उर्दू भाषाओं को सीखती हैं, समझती हैं, ताकि बता सके अबे तू कर क्या रहा है भाई, क्या ब्लंडर कर रहा है। और हरखा बाई बोलती हैं कि शासन कभी भी गद्दी पर बैठ के नहीं होता, शासन होता है लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर। शासन किसके ऊपर होता है? लोगों के ऊपर होता है। और तुम लोगों को ही मार दोगे तो शासन किसके ऊपर करोगे? हरखा बाई से बताती हैं। हरखा बाई बताती हैं कि अगर तुम हर आदमी को कन्वर्ट करने पर जाओगे और उनकी जान से मार दोगे तो जनता कहां बचेगी? जनता ही नहीं होगी तो शासन किसके ऊपर करोगे? जनता तो तुम्हारा राज्य छोड़ के कहीं और चली जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तुम्हें चाहिए जनता का शासन, और जनता कहां है तुम्हारे पास? तब इसे समझ में आती है। और इसी के बाद ये क्या करता है? नई नीति बनाता है। उस नई नीति का नाम होता है सुलह कुल की नीति।
किसकी नीति? सुलह कुल की पॉलिसी बनाता है कि भाई आपस में या तो सुलह कर लो वरना फिर युद्ध होगा, युद्ध में या तो तुम जीतोगे या हम जीतेंगे। पर इस नीति का कोई अगर हिस्सा नहीं बनता तो वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे। कौन थे? महाराणा प्रताप। अभी उनके बारे में जानेंगे, सबसे पहले जरा ये जानते हैं। एक सेकंड, उनके बारे में आना पहले चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, पहले महाराणा प्रताप। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अकबर की तरफ से राजा मान सिंह और असफ खां थे, और आपको तो पता ही है वन एंड ओनली सिंगल हैंडेडली अकबर को हैंडल करने वाले महाराणा प्रताप, ठीक है, जिन्होंने लिटरली अकबर को बताया कि बेटा तुम जो कर रहे हो ना ये हम बचपन में किया करते थे, ठीक है, मर्दों की तरह युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होना जरूरी होता है। और अकबर कभी भी किसी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व जरूर हुआ है पर खुद तलवार लेकर युद्ध नहीं लड़ता था। मैं पहले ही बता दूं, अकबर नहीं लड़ता था, अकबर की सेना लड़ती थी, सेनापति लड़ते थे। अकबर साइड में खड़ा होकर देखता था, तुम वहां पर जाओ, तुम वहां पर जाओ, तुम यहां पर जाओ। महाराणा प्रताप सैनिकों के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ते थे। कई लोग हमसे बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली इतिहास ही तुम इस तरीके से पढ़ते हो, हमें बताया था हमारे राजा महाराजा भेदभाव करते। अबे नहीं करते थे भेदभाव, अगर भेदभाव करते तो महाराणा प्रताप के साथ कभी भील खड़े नहीं होते। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा राजा नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा राजा नहीं है जिसने अपने लोगों के साथ, जनता के साथ भेदभाव किया हो, कोई ऐसा राजा नहीं है। बट उसके बावजूद भी जब मूवी बनाई जाती है तो क्या बनाई जाती है कि वो राजपूत शासक है भेदभाव कर रहा है, वो ठाकुर है वो भेदभाव कर रहा है, वो जमींदार है वो भेदभाव कर रहा है। अरे नहीं होता था भाई, तुम्हें मूवीज में जो दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। इतिहास उठाकर अगर तुम देखोगे, तुम कागज उठाकर देखोगे तो तुम्हें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। भेदभाव होना शुरू हुआ था जब एक्चुअल में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जानबूझ के इस चीज को लोगों तक के दिमाग में डालना शुरू किया, लोगों को डिवाइड करने के लिए सब करना शुरू किया, तब से भेदभाव शुरू हुआ। उससे पहले कहीं पर भी भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। 1000 बार ये बात बोलता हूं और 1000 बार लोगों को समझाता हूं। भारत का कोई भी ऐसा राजा, आज के टाइम पर हम लोग महाराणा प्रताप के नाम पर इतना गर्व क्यों महसूस करते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक, शाहू जी महाराज तक हम गर्व महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं, इसी वजह से करते हैं। हम हर एक राजा पर गर्व करते हैं क्योंकि हमारे राजाओं ने कभी ऐसा गलत काम किया ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली तुमको जो इतिहास पढ़ाया गया वो ही गलत बताया गया है, समझे? ये चीज ध्यान रखना। कई लोगों ने यहां पर अलग अलग बातें बोली हैं, कई लोगों ने कुछ अलग बोला है, ठीक है। महाराणा प्रताप इस युद्ध को, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था, इस हल्दी घाटी के युद्ध को ऑलमोस्ट जीत गए थे। मान सिंह और हसन खां मेवाती यहां से भागे थे। और ये इंफॉर्मेशन खुद जो अकबरनामा बुक है उसमें मिलती है। इवन ये तक पता चलता है कि महाराणा प्रताप के पास अब उनका अपना 80% जो स्टेट है वो आ चुका था वापस। सिर्फ केवल और केवल कुछ बचा था, वो चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ फोर्ट वो जीत नहीं पाए थे, बाकी पूरा का पूरा रीजन जिनके पास था वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे। तो अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल देना आगे के लिए। फाइनली इस वॉर का कोई डिसीजन नहीं हुआ, ठीक है, पूरे रीजन को जीत लिया था बट सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर। ध्यान रखना ये बात, दोबारा कभी ये गलती मत करना। गर्व महसूस करना जब भी ये इमेज देखना, जब भी इस व्यक्ति का नाम सुनना। फाइनली अकबर ने जैसे ही, अगर आप देखोगे, हरखा बाई के साथ शादी की है, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं अकबर के टाइम पे लाइन में, ये देखो। सबसे पहले स्लेवरी को एंड करता है, दास प्रथा को। 1563 में पिलग्रिम टैक्स खत्म करता है, तीर्थ यात्रा हिंदुओं पर सिर्फ लगता था। किस पर लगता था? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर लगता था।
आप कुंभ जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जा रहे हो, आपको पिलग्रिम टैक्स देना पड़ता था। फिर 1564 में जजिया टैक्स को खत्म करता है। 1575 में इबादत खाना जो था फतेहपुर सीकरी में, उसको शुरू करता है। इबादत खाना इनिशियली यहां पर जो शुरू किया गया, किसके लिए किया गया? मुस्लिम्स के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? मुस्लिम्स के लिए किया गया। बट आगे चलकर 1578 में जब ये परेशान हो जाता है, मुस्लिम जो उलेमा और काजी थे, तो ये क्या करता है? ये बोलता है भाई अब ये जो इबादत खाना होगा ये ऑल रिलीजन्स के लिए ओपन होगा, है ना, ओपन फॉर ऑल रिलीजन। इसी में हमको पता चलता है जैन जो संत थे, जिन प्रभु सूरी, वो आते हैं यहाँ पर, और कई लोग आते हैं यहाँ पर। फिर सारे ही धर्मों से इंस्पायर होकर ये क्या करता है? अपना खुद का एक रिलीजन बनाता है, जिसका नाम क्या था? तौहीद इलाही। क्या नाम होता है? तौहीद इलाही। इसका प्रीस्ट बनता है, कौन बनता है प्रीस्ट? इसका प्रीस्ट बनता है कौन? अबुल फजल। और फॉलोवर कौन बनता है पहला? फॉलोवर कौन बनता है? बीरबल। एंड लास्ट में फाइनली इसी धर्म को हम लोगों ने क्या कहा? दीन ए इलाही कहा। क्या कहा? दीन ए इलाही कहा। फिर आता है 1575 से लेकर 76 तक, इसका जो एम्पायर है उसको ये क्या करता है? 12 प्रोविंसेस में डिवाइड करता है, ताकि और ज्यादा बेटर कंट्रोल कर सके। अब तुमको लग रहा होगा सर इसका कंट्रोल पूरे भारत पे नहीं था, पूरे कंट्रोल भारत पे। इसके टाइम पीरियड में भी विजयनगर एम्पायर साउथ में दिख रहा है और साथ में बहामनी एम्पायर दिख रहा है हमको। तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि इसका कंट्रोल पूरे भारत पे था, नहीं था पूरे भारत पे कंट्रोल, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। फिर आता है 1582 में दहशाल सिस्टम लेकर आता है, जो कि टोडरमल लेकर आए थे। ये एक्चुअल में क्या था? टैक्सेशन का तरीका था। किसको था? टैक्स को लेकर था एक तरीका। फिर आता है 1573-74 में मनसबदारी सिस्टम लेकर आता है। कौन सा सिस्टम लेकर आता है? मनसबदारी सिस्टम लेकर आता है। ये मनसबदारी सिस्टम एक्चुअल में गुजरात से इसको क्या मिली थी? इसको सीख मिली थी। अब मनसबदारी सिस्टम में इसने क्या किया? इसने दो चीजें की, एक जात और एक नगद दिया। अब इसमें क्या होता था? डिवीजन होता था, कुछ को देता था ये जात और साथ में कुछ को देता था सैनिक। ठीक है, और कुछ को मिलते थे सोल्जर्स, तो खैर सबको मिलते थे, साथ में कैश दिया जाता था। क्या? कैश। कि भाई या तो तुम एक जमीन का टुकड़ा ले लो और वहां से जो भी टैक्स होगा उसका तुम इस्तेमाल करो, या फिर मैं तुम्हें कैश दूंगा और इतने सैनिक को तुम क्या करो? मैनेज करो। तो मनसबदारी सैनिकों की शुरुआत होती थी 400, 500, 1000, 4000, 5000, इस तरीके से। सामंत के वो बेटा, सामंत अभी मैंने क्या बताया तुमको? अभी पीछे मैं यही तो बात बता रहा था। कहाँ लिखा था मैंने? ये यहाँ पे लिखा था पीछे, ये सारी बातें यही तो बता रहा था, यहाँ पे लिखा तो था। तुम अभी सो रहे हो हैं? कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि इसके दरबार में नवरत्न थे, पर क्या नवरत्न सच में थे? कोई कंफर्म नहीं है। टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना। ये खान खा अब्दुल रहीम वही हैं, रहीम के दोहे जिन्होंने लिखे थे। मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह एंड फकीर अजीउद्दीन। ये नवरत्न क्या सच में थे? नहीं, ऐसा कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा क्लियर एविडेंस नहीं मिलता। आप कहोगे सर क्यों नहीं मिलता क्लियर एविडेंस? बेटा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। खुद जो अबुल फजल की बुक थी बाबरनामा, उसमें भी कोई एग्जैक्ट क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि ये जो
कहानी बनाई गई है, आगे चलकर जो हमारे आज के टाइम के सो कॉल्ड कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जानबूझ के डाली ताकि अकबर को महान बताया जा सके, अकबर को महान बताया जा सके, इसलिए डाली। ठीक है, इसीलिए कई सारी किताबें जब आप पढ़ते हो तो उसमें कई जगहों पर नाम अलग अलग मिल जाते हैं आपको। कुछ नाम ऐसे होंगे जो कॉमन मिलेंगे, एक दो नाम ऐसे मिलेंगे जो आपको अलग अलग मिल जाएंगे। क्यों मिलते हैं? वो इसी वजह से मिल जाते हैं। ये कंट्रोवर्सी आई थी जब यूपी गवर्नमेंट ने 2012-2014 के आसपास की शायद कुछ बात है, यूपी गवर्नमेंट लखनऊ में एक अकबर के दरबार के नाम से एक बहुत बड़ा पार्क बनवा रही थी। उसमें 250 करोड़ रुपए लगने थे, 250 करोड़, 250 करोड़ रुपीस उसमें लगने थे। वो पार्क बनना था और पार्क में मूर्तियां बननी थी, 9 ये लोग और एक अकबर की मूर्ति बनाई जा रही थी। तो बाद में उसके ऊपर केस हुआ कि भाई ये आप क्यों करवा रहे हो, तो उसमें बोला सौंदर्यकरण है, ये है। हाई कोर्ट ने बोला यार अगर बन रहा है तो बनने दो, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा, तुमको क्या प्रॉब्लम? बोलता है प्रॉब्लम ये है कि इतिहास में कहीं पर भी ये इसके दरबारियों के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि नवरत्न थे। तब ये आई कहाँ से बात? जी एनसीईआरटी में लिखी है, पर एनसीईआरटी वालों ने कंफर्म किया कि कहाँ से, ये एनसीईआरटी वालों ने बोला नहीं नहीं, हमें तो हिस्टोरियंस जो हैं, राइटर्स हैं बुकों के, उन्होंने लिख कर दिया इसलिए हमने लिख दिया, अदरवाइज हम क्यों लिखेंगे। सोचो एनसीईआरटी की किताब जो आप लोग पढ़ते हो उस किताब में ये बताया जाता है चोला एम्पायर के बारे में कि चोला एम्पायर में 400 प्रकार के टैक्स थे और ये बड़ा नेगेटिवली बताया जाता है। और मुझे तो लगता है भाई ये बहुत बड़ी बात है कि चोला एम्पायर, आज के टाइम पर आपके पास कैलकुलेशन के हज़ारों तरीके हैं, आप हज़ारों तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर भी जब टैक्स को लेकर बात होती है तो तुम्हारे हाथ पैर कांप जाते हैं। सिंपल सा जीएसटी टैक्स बनाया, उसमें भी लोग डरते हैं, उसमें भी लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। सोचो चोला एम्पायर में 400 प्रकार के टैक्स कैसे मैनेज हो रहे थे और इतनी ईमानदारी से मैनेज हो रहे थे। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है और गर्व महसूस करना चाहिए कि उस टाइम पर 400 टाइप के टैक्स मैनेज कर रहे थे वो लोग, और उसके बावजूद भी चोला एम्पायर इतने सालों तक काम करता रहा। मतलब वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर अगर कोई रहा है तो वो चोला एम्पायर का रहा है। तो हमारे तो आज के टाइम पर शर्म की डूब मरने वाली बात है। फाइनली अकबर की डेथ होती है 1605 में, और इसकी डेथ के बाद इसे दफनाया जाता है कहाँ पे? आगरा के सिकंदरा में। कहाँ पर? आगरा के सिकंदरा में। क्लियर है? अब यार ऐसे कुछ डिफाइन नहीं है कि कितनी लड़ाइयाँ जीते थे, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने सारी ही लड़ाइयाँ जीती हैं अपने जीवन की। बेटा ये फारसी में लिखी गई है, फारसी में लिखी गई है। आज के टाइम पर इनका ट्रांसलेशन मिलता है आपको, ठीक है, आज के टाइम पर इनका क्या मिलता है आपको? ट्रांसलेशन मिलता है। अदरवाइज ये जो बुक्स हैं ये सब किस में लिखी गई हैं? फारसी भाषा में लिखी गई हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आज के लिए भाई यहीं पर विदा लेते हैं हम लोग आपसे, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, ठीक है। इसमें जहांगीर वाला पार्ट बचा हुआ है, कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कहाँ गया जहांगीर? ये हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें कवर करेंगे, कोई बात नहीं। तो फाइनली आज की क्लास में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ बेटा वो अभी देखो गोपाल सर का एक्सीडेंट हो गया था तो उनके पैर में अभी मोच आई हुई है, पैर थोड़ा फूला हुआ है, ठीक है। तो जब वो पैर सही हो जाएगा उनका तो वो आ जाएंगे, खड़े होने की कंडीशन में होंगे तो बिल्कुल आएंगे एंड फिर आपकी क्लास लेना शुरू कर देंगे। सचिन मोदी सर क्या थोड़ा सा अभी वो बिजी हैं, कुछ अपने पर्सनल इश्यूज हैं उनके, उनकी वजह से, एंड जैसे ही वो भी फ्री होते हैं तो वो भी आपकी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सुहासिनी सिंह बताओ क्या हेल्प चाहिए, बताओ बेटा क्या हेल्प चाहिए? हाँ बेटा आज कोई दूसरी क्लास नहीं होगी क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का इंटरव्यू है, मुझे उस बच्चे का इंटरव्यू लेना है, उसका इंटरव्यू है अभी, ठीक है, सीएपीएफ का, तो इसलिए। अच्छा लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही है बेटा, एक बार ना अपनी जो वो होता है ना क्या बोलते हैं उसे,
लैपटॉप में है, ब्राउजिंग हिस्ट्री और वो सब क्लियर करो एक बार, ठीक है। ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करना, उसमें जो कैच मेमोरी इकट्ठा हो जाती है वो सब क्लियर करना, उसके बाद करोगे तो बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।